हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त वंश के बारे में, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है, गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे, उन लोगों ने कौन कौन से युद्ध लड़े, और साथ ही साथ उनके समय में सामाजिक स्थिति कैसी थी। और हम लोगों ने ये भी देखा, उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। उसके बाद दक्षिण भारत के जो राज्य थे, जैसे चालुक्य वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया, इनके बारे में हम लोगों ने देखा। पुलकेशियन द्वितीय जो एक महत्वपूर्ण शासक था, नरसिंह वर्मन एक पल्लव शासक जो महत्वपूर्ण शासक था, इन सभी के बारे में, इनके कला और संस्कृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पिछला जो वीडियो था, यानी कि जो वीडियो नंबर 3 था इस चैप्टर का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये चौथा वीडियो होने वाला है और ये छोटा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बच गया था, उसी को कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में, और ये चैप्टर जो 12 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि कि आप लोग जो वीडियो है वो लाइक नहीं करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, यानी कि आप जब स्कूल जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए और उनको ये वीडियोस दिखाइए। और ये वीडियो जो है वो किसी भी तरीके से उनके पास भेजिए। अगर वो या तो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप जो आप लोगों का है, या फिर व्हाट्सअप पे आप उनको भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। यानी कि उनके साथ कैसे भी करके जितने भी क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अपने इन वीडियोस को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा काम है आप लोगों के लिए। और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हम लोग क्या करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं नालंदा महाविहार के बारे में। जैसा कि हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने क्या देखा था कि जब ये चैप्टर की शुरुआत हो रही थी तो उसमें हम लोग नालंदा महाविहार के बारे में पढ़े थे। और क्या करें कि आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके होंगे कि प्राचीन काल में जो विद्यार्थी होते थे वो गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को कैसे सही रास्ता दिखाते थे। ये हम लोग पिछले जो भी चैप्टर्स हैं उनमें हम लोगों ने पढ़ा था। और खास करके जो वैदिक सभ्यता वाला जो समय था उसमें गुरुकुल वाली पद्धति चलती थी, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो गुरु जी के घर पे जा करके वहाँ गुरुकुल में ये लोग पढ़ाई करते थे। और गुरु जी का जो दैनिक जो कार्य होता था, यानी कि फसल उपजाना, जंगल से जा करके लकड़ी लाना, खाना बनाना, ये सारे कार्य जो है वो स्टूडेंट लोग करते थे। और गुरु जी इनके बदले क्या करते थे, सभी को शिक्षा देते थे। और बाद में ये लोग आकर के अपने ज्ञान का उपयोग करके जो ज्ञान गुरु जी से ये लोग प्राप्त करते थे, उनसे ये लोग क्या करते थे कि समाज को सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। आगे चल करके हम लोग देखें कि वैदिक काल में ये प्रक्रिया गुरुकुल वाली चलती रही। बाद में ये आगे चल करके ये जो ज्ञान है वो कहाँ सीमित हो गया, तो ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर, धर्म और कर्म पर अंधविश्वासों का प्रभाव बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी, जो कि बिहार शरीफ को बोला जाता है, में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। यानी कि अब हम लोगों ने देखा कि रूढ़िवादी बढ़ती गई। आप सोच के देखो कि जिसके पास ज्ञान है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता था और समाज में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता था। और वो अपना ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखना चाहता था, जिससे कि बाहरी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति न हो। मतलब सभी लोगों को, जो भी जैसे कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर रखा था इन लोगों ने, तो ज्ञान के ऊपर सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों का ही, ज़्यादातर ब्राह्मणों का ही सोचते थे कि प्रभाव बना रहे। जितना भी वेद पढ़ने का जो कार्य है वो ब्राह्मणों तक सीमित रहे, पठन पाठन का कार्य सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रहे। शूद्रों को तो मतलब ज्ञान वाले जो कार्य हैं इनसे तो दूर ही रखा जाता था। तो इन सब चीज़ों से समाज में क्या है, एक तरीके से देखें तो असमानता बढ़ रही थी। इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए कहाँ पे, तो नालंदा महाविहार की स्थापना होती है, विक्रमशिला की स्थापना होती है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, और उदंतपुरी जो कि बिहार शरीफ को बोला जाता है, वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु हैं इन लोगों ने क्या किया, और जो शासक हुए, जो महत्वपूर्ण शासक हुए, जो लोगों के लिए अच्छे तरीके से कार्य करना चाहते थे, इन लोगों ने सोचा कि समाज को आगे बढ़ाना है। अगर समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, तब तक समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक लोगों का विकास नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया, जो महत्वपूर्ण शासक हुए उन लोगों ने इन विश्वविद्यालयों की स्थापना करना शुरू किया, और इनमें नालंदा महाविहार का विशेष स्थान है। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है नालंदा महाविहार। जब आप राजगीर घूमने जाइएगा तो यहाँ पे घूमने जरूर जाइएगा, ठीक है। स्कूल के तरफ से बच्चों को घुमाने के लिए यानी कि भ्रमण करवाने के लिए ले करके जाया जाता है। अभी तो कोविड के समय में जो भी भ्रमण वाला जो कार्य है वो थोड़ा रुका हुआ है। आगे बढ़े तो नालंदा दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है, यानी कि नालंदा कहाँ स्थित है? दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट, यानी कि राजगीर के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव जो कि बेगमपुर आदि गांवों में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत ह्वेनसांग का विवरण एवं इस अवशेष जो कि अभी विद्यमान है ये है। और इत्सिंग ने भी यहाँ 10 वर्ष बिताए थे। चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे। यानी कि समाज को जागरूक करने के लिए, समाज में शिक्षा का माहौल बनाने के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए ये महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और सोच के देखिए कि प्राचीन समय में हमारा बिहार कितना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, हमारे बिहार का कितना गौरवशाली था कि यहाँ पे बिहार में विदेशों से विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। और आज बिहार का जो शिक्षा के मामले में स्थिति देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है आज के समय में। लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है और क्या है, शिक्षा की स्थिति सुधर रही है बिहार में। तो सोच के देखिए हमारा जो इतिहास था वो कितना गौरवशाली था, कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महाविद्यालयों में विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत, अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे हजारों छात्र और सैकड़ों शिक्षक अगर पढ़ा रहे हैं तो इनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए धन भी तो चाहिए। तो इन लोगों का आय का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? अनुदान में मिले लगभग 200 गांव थे। यानी कि राजा क्या करता था कि इनको अनुदान में 200 गांव दे देता था। 200 गांव दिए हुए था। 200 गांव कहने का मतलब क्या है कि 200 गांवों में जितना भी राजा को टैक्स मिलेगा, यानी कि वो जो 200 गांव वाले लोग हैं जब फसल का उत्पादन करेंगे तो वो क्या करेंगे, टैक्स के रूप में राजा को देते थे। तो राजा ने ये बोला कि ठीक है, आप ये जो 200 गांव के जो भी लोग हैं ये लोग क्या करेंगे, ये टैक्स मुझे न दे करके नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचाएंगे, जिससे कि यहाँ पे रह रहे हैं शिक्षक और जो स्टूडेंट हैं उनका भरण पोषण हो सके, यानी कि ये लोग खा पी सके, इनका खर्च चल सके। इसके लिए अब देखो, इसके लिए क्या था कि इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी मिलती थी। यानी कि विदेशी स्टूडेंट जब आते थे तो वो लोग भी कुछ ले करके आते थे, जिससे कि यहाँ पे जो रहने वाले जो विश्वविद्यालय का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना काफ़ी कठिन था। ऐसा नहीं था कि कोई भी जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकता था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे और छात्रों से उनकी विशेषज्ञता के विषय में संबंधित सवाल पूछे जाते थे, जिससे उनके ज्ञान एवं आचरण की परीक्षा हो जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से होती थी। और ह्वेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए उस समय यहाँ के आचार्य शीलभद्र थे। यानी कि जब जो चीनी स्टूडेंट ह्वेनसांग जब यहाँ पे नालंदा महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था तो उस समय यहाँ का जो प्रधानाध्यापक बोल सकते हैं, आचार्य जो थे वो कौन थे? शीलभद्र थे। और विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते थे और संगोष्ठी प्रणाली, तरह तरह के शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे एवं विचार विमर्श भी करते थे। उस समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दार्शनिक एवं व्यवहारिक तथा विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय महत्वपूर्ण थे। यानी कि कौन कौन से? तो आप देख सकते हैं ब्राह्मण के बारे में, यानी कि वेदों के बारे में, धर्मनिरपेक्ष दार्शनिक यानी कि अलग अलग धर्मों के ऊपर, साथ ही साथ व्यापारिक और विज्ञान कला से संबंधित विषय के ऊपर क्या किया जाता था, यहाँ पे पढ़ाई होती थी। लेकिन विशेष बल विभिन्न पंथों, वेदों, सांख्य, संस्कृत, व्याकरण और महायान बौद्ध धर्म पर दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उपाधि यानी कि जो डिग्री है वो प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की एक समृद्ध लाइब्रेरी भी थी जिसकी इमारत बहुमंजिली थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों हर्षवर्धन एवं पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। लेकिन 11वीं-12वीं सदी में संरक्षण के अभाव एवं आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी गुप्त शासक थे, हर्षवर्धन था या फिर जो पाल शासक, बाद में हमने बताया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, कि जो चैप्टर की शुरुआत होगी वो हर्षवर्धन के बाद जो
त्रिपक्षीय युद्ध है। जो बंगाल बिहार वाला हिस्सा है वो पाल शासकों के, पाल वंश का यहाँ पे शासन स्थापित हो जाता है और पाल शासकों का यहाँ पे प्रभाव रहता है। और पाल शासक जो थे वो भी नालंदा विश्वविद्यालय को क्या देते थे, ग्रांट्स देते थे, अनुदान देते थे, जिससे कि नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च है वो चल सके। लेकिन बाद में 11वीं 12वीं सदी आते आते जो शासक हैं वो इनको संरक्षण देना बंद कर देते हैं, इनको धन नहीं मिल पाता है, इसलिए इसके शैक्षणिक स्थिति में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में 1197 से 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया था और पूरी संस्था को जला दिया था। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नष्ट कर दिया, 1197 से 1200 ईस्वी के बीच में बख्तियार खिलजी जब ये बंगाल के ऊपर अटैक किया था तो इसने क्या कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, इसके लाइब्रेरी में आग लगा दिया। लेकिन साक्ष्यों के अभाव एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया है। और ऐसा बोला जाता है कि बख्तियार खिलजी ने यहाँ पे आकर के अटैक किया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ प्रॉपर जो साक्ष्य चाहिए इस चीज़ को सही प्रमाणित करने के लिए जो सबूत चाहिए वो सबूत नहीं मिल पाए हैं। इसलिए इस विचारधारा को लोगों ने क्या कर दिया, अमान्य कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा था। ठीक है, आगे हमारा जो क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो है वो नेक्स्ट रहेगा, आगे आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा अगर ये अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।